बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी जो है वो हमारे दो स्टडी गाइड के मुताबिक वो हमारे दो उसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, टॉपिक्स कह लें, बिकॉज टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इसकी दो स्लाइड्स मिलेंगी और दो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। एक सिस्टमिक पैथोलॉजी 1 है जो कि आज हम कर रहे हैं, और फिर आपको उसके बाद आपको सिस्टमिक पैथोलॉजी 2 मिलेगी। सो सिस्टमिक पैथोलॉजी 1 में काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो एनीमिया है। एनीमिया हम सबको पता है कि क्या होता है। एनीमिया जो है वो जब आपकी बॉडी में रेड सेल का मास कम हो जाए या ओवरऑल उसमें रिडक्शन हो रेड सेल मास में, उसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में बेसिकली क्या होता है कि एक टिश्यू जो है वो हाइपोक्सिया एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी लो ऑक्सीजन एक्सपीरियंस करता है। उसकी वजह से वो पेल अपेयर हो रहा होता है, डिस्पीनिया हो जाता है उसको। और जरा सा भी अगर काम करते हैं तो उन लोगों को टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मायोकार्डियल हाइपोक्सिया मैनिफेस्ट एज एंजाइना पेक्टोरोसिस। तो अगर हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है तो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है, विच इज़ नोन एज एंजाइना। एनीमिया और ब्लड लॉस में हम दो कैटेगरीज करेंगे, अक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस। अक्यूट जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो एक छोटा, यानी इट इज सिवियर ऑब्वियसली, बट इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे एनीमिया को, और वो भी ब्लड लॉस के। अक्यूट ब्लड लॉस में क्या आता है दैट इसमें लॉस ऑफ इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है। शॉक क्या था हमने पढ़ा था? शॉक हमने पढ़ा था कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना। कार्डिक आउटपुट में जब हमने शॉक पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ करी थी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। उसमें क्या आता है कि आपका ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, से या तो इसमें जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, या फिर पंप का मसला। तो खैर इतना ज़्यादा एनीमिया में नहीं होता, ज़्यादातर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, उससे फिर डेथ भी हो सकती है, बिकॉज अगर आपने इसको जो है वो टाइमली फिक्स नहीं किया तो लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से डेथ हो सकती है। फिर आ जाते हैं हम क्रोनिक ब्लड लॉस पे। क्रोनिक ब्लड लॉस होता है वो इंड्यूस होता है व्हेन रेट ऑफ लॉस एक्सीड्स द रीजेनरेटिव कैपेसिटी ऑफ मैरो। तो ये मतलब जो ऐसा है जिसमें कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो रहा है, योर बोन मैरो कैन नो लॉन्गर रिप्लेस द अमाउंट ऑफ लॉस दैट इज अक्रेन। तो जब बोन मैरो की कैपेसिटी खत्म हो रही है या खत्म नहीं हो रही है, कि इतना ज्यादा लॉस है या इतना ज्यादा फेलियर हो रहा है कि बोन मैरो जो है वो उससे कूप अप नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर हम कहेंगे कि वो क्रोनिक ब्लड लॉस है। एक्यूट जो है वो उसमें शॉक हो सकता है, शॉक की वजह से डेथ हो सकती है, लेकिन क्रोनिक में ऑल ऑफ अ सडन बोन मैरो हैज लॉस्ट द कैपेसिटी कि वो उस लॉस को सब्स्टिट्यूट कर सके। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो है एनीमिया की, इट इज हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया, इट हैज shortened red cell lifespan, erythropoietin levels are high and hemoglobin degraded products are accumulated। तो अगर आपसे कोई हिमोलिटिक एनीमिया पूछे तो आपने क्या कहना है कि रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पेन जो है वो कम हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन की प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। डिस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ शुरू होती है? मैक्रोफेजेस में शुरू होती है, जो कि आपके फेगोसाइट्स होते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस कैन बी सीन विच लीड्स टू हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, PN। तो PN क्या था? प्लेजिया एन फॉर नंबर, जिसमें सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, में कॉज स्प्लीनोमेगैली। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस में क्या हो रहा है? उसमें फेगोसाइट से डिस्ट्रक्शन हो रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है और स्प्लीनोमेगैली हो रही है। हेमोलिटिक एनीमिया में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, रेड सेल्स का जो है लाइफ स्पैन कम हो रहा है। फिर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या हो रहा है? हाइपरप्लेजिया हो रहा है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में मैकेनिकल इंजरी हो रही है, या एक्सोजेनस टॉक्सिक फैक्टर्स आ रहे हैं। हम एक्सोजेनस टॉक्सिक फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि वो फैक्टर्स होते हैं जो सेल के बाहर से आ रहे होते हैं, सच एज कार्बन। बिकॉज एंडोजेनस जो होते हैं वो होते हैं जो सेल के अंदर से बनते हैं, लिपोफेस्किन हो गया या हीमोसाइट्रिन हो गया। तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस किसकी वजह से हो रहा है? बाहर से आपको कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, या फिर बाहर से कोई टॉक्सिक फैक्टर जो है वो अंदर आ गया है। फिर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इज मैनिफेस्टेड बाय जॉन्डिस, एनीमिया एंड हीमोग्लोबिनीमिया। क्रोनिक हेमोलिसिस लीड्स टू एलिवेटेड बिलियरी एक्सक्रीशन और बिलिरुबिन दैट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स। तो ये सब हेमोलिटिक एनीमियाज की हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं।
कि हेमोलिटिक एनीमिया, लाइटिक सा समझें कि कोई चीज़ है जिसका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, तो लाइटिक हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, लाइटिक मतलब उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो डिग्रेड हो रही हैं, जब उनका ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो अक्यूमुलेट हो रही हैं मैक्रोफेजेस में, उसका शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो है वो अंदर से मसला हो रहा है कि हाइपरप्लेजिया हो रहा है, और इंट्रावेस्कुलर किसकी वजह से हो रहा है, बाहर के टॉक्सिक प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, जॉन्डिस, एनीमिया आप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्रोनिक हेमोलिसिस में जो है वो आपके बिलीरुबिन के जो लेवल्स होते हैं वो बढ़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन मेन में जो है वो 13.6 से 17.2 होता है, विमेन में 12 से 14 होता है, 12 से 15 वैसे आइडियली होना चाहिए, लेकिन यूजुअली कम ही होता है। तो ये आपको काउंट थोड़ा सा याद होना चाहिए। फिर आज सिकल सेल, जिसको हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, सिकल सेल एक एनीमिया होता है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन की सब्सटीट्यूशन हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन इसको कहते हैं। हेरिडिटी में आ रहा होता है, और पॉइंट म्यूटेशन जिस मैंने अभी बताया कि उसकी वजह से जो है वो सब्सिट्यूट हो जाती है आपकी बेस। उसकी वजह से क्या होता है, रेड प्रमोट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ दी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो रेड ब्लड सेल है वो एक सिकल उसकी जो है वो शेप नज़र आती है, और उसमें हिमोलिटिक एनीमिया होता है। अभी बताया हिमोलिटिक एनीमिया, हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। सो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन की जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनका इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली इस्कीमिया यानी जो है वो रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन इन 6 कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन दैट रिप्लेसेस, जो अभी बताया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में आपको क्या नजर आता है, क्रोनिक हेमोलिसिस अभी डिस्कस किया था, बिलिरुबिन के लेवल्स इसमें बढ़ जाते हैं, गॉलस्टोन्स एंड टिश्यू डैमेज, सॉरी दिस शुड हैव बीन टिश्यू डैमेज, एंड टिश्यू डैमेज होता है। लॉन्ग नीडल लाइक फाइबर्स विद इन रेड सेल्स आपको मॉर्फोलॉजिकली नजर आ रहे होते हैं। HbS आपको पता होगा कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन HbA होता है, अगर सिकल सेल में वो कन्वर्ट हो गया तो वो HbS में जो है वो नजर आ रहा होता है। HbS polymers continue to grow, they hibernate through the membranes, यानी कि वो पास थ्रू कर जाते हैं through the membranes. Derangements in the membrane causes influx of calcium ions. थोड़ा सा याद करें, पीछे हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि अगर कैल्शियम आइंस जो है वो पड़ जाए आपके सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांजिशन पोर्स को ओपन करके ATP की जनरेशन को कम कर देता है, और उससे और क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आइंस एंड वाटर हैपेंस। रेड सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सिकल सेल में क्या हो रहा होता है, पोटेशियम के साथ साथ पानी भी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब एक चीज है जिसमें से पानी पूरा निकल गया, जैसे गुलाब जामुन को इमेजिन करें, गुलाब जामुन में शीरा होता है, राइट, बट आप उसको जब बार बार गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म करें, मतलब 10 to 15 टाइम्स आप एक गुलाब जामुन को गर्म करें, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इसका तो सारा शीरा खत्म हो गया है और अब ये इतना हार्ड, इतना डेंस हो गया है। उसी तरीके से आप सिकल सेल को इमेजिन करने की कोशिश करें कि इस बेचारे के अंदर से सारा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से ये डेंस हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और फिर इसका एक अजीब सा आपको मून लाइक पीसेंट मून की तरह आपको शेप नजर आ रहा होता है। They maintain irreversible sickle cells and maintain such shape when oxygenated as well. तो अगर इतना ज़्यादा जो है वो irreversible हद तक उनका सिकल सेल का शेप हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 L's हैं, this should have been 2 L's, and maintain such shape when oxygenated as well. अगर irreversible डैमेज है तो वो आप अगर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर भी देंगे तब भी वो सिकल सेल वाला अपना शेप मेंटेन रखेंगे। दे हैव एडेसिव मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास एडेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे गेट अरेस्टेड in inflamed vascular beds एंड एक्सपोज टू लो ऑक्सीजन। तो इनके पास क्योंकि एडिसिव मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है तो ये उन इन्फ्लेम वेस्कुलर कैविटीज में जाके फंस जाते हैं। तो HbA है, आपको पता है कि ये म्यूटेशन कौन सी होती है, पॉइंट म्यूटेशन। यू नीड टू नो द नेम ऑफ दिस म्यूटेशन, क्योंकि हमने बहुत सारी म्यूटेशंस करी थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, तो यू नीड टू नो दिस। HbA कन्वर्ट हो जाता है HbS में। ये पर्टिकुलर रेड ब्लड सेल एक्सपोज होगा किससे, डीऑक्सीजनेटेड हाइपोक्सिया वाली कंडीशन से। जब हाइपोक्सिया होगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ट्रांजिशन 4 खुलेगा, ATP की जनरेशन कम हो जाएगी। ये मैं आपको खैर ये कॉन्सेप्ट कैल्शियम का तो मैं इसलिए अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ये हम कर कर चुके हैं, राइट। सो आपने यहाँ पे वो नहीं लिख के आ जाना कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स से क्या हो रहा है, ये तो मैं आपका पुराना कॉन्सेप्ट को जो है वो बार बार री एम्फोसाइज करवा रही हूँ, जो हमने जनरल पैथोलॉजी में पहली बार पढ़ा था। सो आई डोंट नीड टू राइट इट ओवर हियर, ठीक है।
कैल्शियम जो है वो आपका बढ़ जाता है, और पोटेशियम बाहर चला जाता है, वाटर बाहर चला जाता है। गुलाब जामुन की एग्जांपल, जब बहुत सारा पानी निकल जाएगा तो सेल अंदर से डिहाइड्रेट होके वह डेंस और रिजिड हो जाएगा, और क्योंकि वो इरिवर्सिबल अगर उसको डैमेज हो गया, तब तो इरिवर्सिबल अगर उसके अंदर डैमेज हुआ है और उसके बाद अगर आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तब भी वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एट प्रॉम्प्ट टाइम पे उसको ऑक्सीजनेशन वापस दी तब जाके वो जो है वो वापस से सही हो जाएगा। बट अगर आपने बहुत ज्यादा उसको रिवर्सिबल कंडीशन दी, बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया में हो रहा, तो वो नहीं फिक्स होगा, और इसमें जो है वो आपको फिर क्रोनिक हेमोलिसिस नजर आएगा। अच्छा जी। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है इसमें? हेमाटोक्रिट जो होता है वो 18 to 30% होता है। सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया होता है, हेमोलिटिक, हीमोग्लोबिन लिटिक, हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स या एक्यूमुलेशन को हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। हाइपरबिलीरुबिनीमिया होता है क्योंकि बिलीरुबिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। इरिवर्सिबल सिकल सेल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस नजर आते हैं, पेन क्राइसिस होते हैं, वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इट मे लीड टू स्ट्रोक एंड लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर सिकल सेल। सिकल सेल की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन में ये पता होना चाहिए कि हेमाटोक्रिट का लेवल क्या होता है, 18 to 30% होता है। फिर आ जाए थैलीसीमिया पे। थैलीसीमिया अगेन एक हीट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये हमने किया था कि बीटा ग्लोबिन में इसमें मसला होता है। और किस में मसला होता है एग्जैक्टली? मसला प्रोमोटर साइड पर होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मसला है। तो डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन चेन्स, तो ये अल्फा ग्लोबिन में हो सकता है या बीटा ग्लोबिन में। अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है, और इसमें भी एनीमिया और टिश्यू हाइपोक्सिया आप एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया पहले पढ़ते हैं। इट इज मोर सिवियर इन नेचर। इसका अदर नेम जो होता है कोलीज एनीमिया होता है। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस दैट डिमिनिशेस द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स। ठीक है, सो बीटा ग्लोबिन का इसमें मसला है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बीटा चेन्स प्रोड्यूस। अगर, अच्छा देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, ये मैं आपको वो जीन्स बता रही हूँ जो हम पढ़ते थे ना कि कौन सा किस तरीके से जो हम जेनेटिक डायग्राम बना देते वो। अगर बीटा के ऊपर इस तरीके का जीरो है, सो दिस इज बीटा थैलेसीमिया, नो बीटा ग्लोबिन मेड। बी जीरो अगर ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बीटा ग्लोबिन नहीं बन रहा, और अगर वो बी प्लस थैलेसीमिया है तो इसका मतलब है कि रिड्यूस बीटा ग्लोबिन इज मेड। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू बीटा थैलेसीमिया। सही है। बी जीरो या बी प्लस। अब ये आपको कोडिंग बता दी कि अगर बी जीरो थैलेसीमिया तो इसका मतलब है कि जीरो फॉर कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है, और बीटा प्लस थैलेसीमिया तो रिड्यूस बीटा ग्लोबिन बन रहा है कम अमाउंट में। इंडिविजुअल्स विद टू बीटा थैलेसीमिया एलील्स, बीटा प्लस या बीटा प्लस, ये क्या था? इसमें रिड्यूस बीटा ग्लोबिन बन रहा था। बीटा प्लस इसमें बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, और इन दोनों में नहीं बन रहा। दे हैव थैलेसीमिया मेजर बिकॉज दे कोड फॉर थैलेसीमिया। और अगर ये दो मौजूद हैं, दो एलियल्स मौजूद हैं, बीटा जीरो जीरो, बीटा प्लस प्लस या बीटा प्लस बीटा जीरो, बिकॉज बोथ ऑफ देम कोड फॉर बीटा थैलेसीमिया, अगर ये मौजूद हैं तो थैलेसीमिया मेजर है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये थ्री सिनेरियोज अगर किसी के हैं तो उसको थैलेसीमिया मेजर है। दिस इज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया, इसमें ट्रांसफ्यूजन ब्लड की हो रही होती है। इंडिविजुअल विद वन नॉर्मल एलील एंड वन बीटा थैलीसीमिया एलील आर थैलीसीमिया माइनर। तो अगर किसी में बीटा प्लस है और एक नॉर्मल बीटा, सो नॉर्मल बीटा यानी ना ये प्लस है और ना ये जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, इस बंदे को कोई थैलीसीमिया का ये वो पेशेंट नहीं है। लेकिन अगर प्लस है या जीरो है उसके साथ तो वो थैलीसीमिया माइनर है। ठीक है, तो ये सिनेरियोज यू नीड टू रिमेम्बर कि वो कैरियर है थैलीसीमिया माइनर का, बीटा थैलीसीमिया का। बीटा थैलीसीमिया मेजर क्या है? बेबीज विद बीटा थैलीसीमिया मेजर अपीयर नॉर्मल एट बर्थ सिंस फीटल हीमोग्लोबिन HbF, अल्फा और गामा जिसमें होता है HbF इज स्टिल प्रेजेंट। तो जिनको एट द टाइम ऑफ बर्थ जिनको बीटा थैलेसीमिया मेजर होता भी है तो वो शुरू में नॉर्मल क्यों नजर आ रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है HbF। Symptoms begin around 6 months of age when HbF decreases and HbF is supposed to take over. तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें HbF होता है, और जब वो बड़े होने लगते हैं यानी 6 months तक पहुंचते हैं तब जाके एक्चुअल में डायग्नोसिस होता है कि इसको बीटा थैलेसीमिया है। दीज चिल्ड्रन डेवलप सिवियर पैलर, मतलब इनको कलर जो है कलर इनका जो है वो थोड़ा सा पेल होता है, वीकनेस होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, एंड जॉन्डिस होता है।
The body tries to compensate by increasing erythropoietin, leading to massive bone marrow expansion. This is a very important keyword. Bone marrow expansion that causes skeletal deformities. ये आपसे क्लिनिकल्स में भी पूछा जा सकता है कि इस बंदे में जो है वो बोन मैरो की एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब है बोन मैरो एक्सपेंशन से समथिंग इट हैज टू डू समथिंग विद बीटा थैलेसीमिया इफ यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर है। क्यों? क्योंकि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी का स्टार्ट होता है कि ठीक है इसमें आप एच बी ए को प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कम है, एच बी एफ कम हो रहा है और एच बी ए को आ जाना चाहिए था, तो बॉडी कैसे कॉम्पनसेट करेगी? इरिथ्रोपोइटिन बढ़ा के। इरिथ्रोपोइटिन बढ़ाएगी तो बोन मैरो की एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बोन मैरो की एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। Untreated children suffer from growth retardation in diet early age. Those who survive have cheekbones. And another important clinical that you're supposed to remember, bone marrow expansion. Number one, cheekbones बहुत enlarged होती हैं. They require regular blood transfusions for survival, but repeated transfusion cause iron overload. Hemochromatosis जो है वो हो जाता है, iron overload कहते हैं इसको, which damage the heart, liver and endocrine organs. Microcytic hypochromic anemia target cells increase HbF and HbA2 and almost absent HbA. सो आपको बीटा थैलेसीमिया के क्लिनिकल्स में यू आर सपोज टू रिमेंबर बोन मैरो की एक्सपेंशन, चीक बोन्स की एलिवेशन या इनलार्ज होते हैं, रेगुलर इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, मेंटली रिटार्डेशन होती है, जॉन्डिस इनके अंदर होता है और आयरन का ओवरलोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बीटा थैलेसीमिया माइनर ए सिम्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, इनके पास एक नॉर्मल अलील होता है, एक बीटा थैलेसीमिया का होता है, माइल्ड एनीमिया होता है इन लोगों को। ब्लड स्मेयर मे शो सम रेड ब्लड सेल एबनॉर्मेलिटीज। द रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल, माइक्रोसिटिक छोटे होते हैं, पेल हाइपोक्रोमिक। ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। माइक्रोसिटिक होते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, और पेल होते हैं, हाइपोक्रोमिक होते हैं, बट द टोटल हीमोग्लोबिन लेवल इज ओनली स्लाइटली बिलो नॉर्मल। HbA जो कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है स्लाइटली डिक्रीज होता है क्योंकि इनको माइल्ड एनीमिया होता है, वाइल HbA2 एंड समटाइम्स HbF आर स्लाइटली इंक्रीज। दिस पैटर्न हेल्प्स कंफर्म द डायग्नोसिस, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया माइनर का भी डायग्नोसिस जो है वो करवा लेना चाहिए कि इन केस अगर दो पेरेंट्स हैं जो बीटा थैलेसीमिया माइनर हैं तो वो कहीं जाके उनका आगे जो ऑफस्प्रिंग है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर ना हो जाए। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कैरियर्स बिकॉज इफ बोथ पेरेंट्स है बीटा थैलेसीमिया माइनर, देयर चिल्ड्रन कैन इनहेरिट बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो मैंने अभी आपको बताया। सो बीटा थैलेसीमिया माइनर में रेड ब्लड सेल्स कैसे नजर आ रहे होते हैं? छोटे, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मींस पेल, तो ये दो जो है वो नजर आ रहे होते हैं। HbF थोड़ा सा ज्यादा होता है, HbA2 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से। और इनका जो इनके अंदर जो है वो एक माइल्ड एनीमिया भी आपको जो है वो दिख रहा होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर में। एनीमिया की मजीद टाइप जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में इम्पेयरमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस हो जाता है जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंज आपको नजर आ रहा होता है। मेगा है, मेगा से आप याद रखें कि ऐसा रेड ब्लड सेल जो कि एबनॉर्मल हद तक बहुत बड़ा आपको बहुत इनलार्ज नजर आ रहा होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज इसका होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। इम्पेयरमेंट ऑफ डीएनए होती है नंबर 1, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंज आपको क्या नजर आ रहा है? रेड ब्लड सेल बहुत बड़ा नजर आ रहा होता है। यूजुअली मेगैलोब्लास्टिक जो होता है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सामने आता है। परनीशियस एनीमिया जो होता है एक स्पेसिफिक फॉर्म है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, ये भी इट हैज समथिंग टू डू विद विटामिन B12 बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ के ये जो है वो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी अनफॉर्चुनेटली इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो फैक्टर इसमें नहीं होता इस बंदे में। और वो फैक्टर हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। तो मेगैलोब्लास्टिक में लिटरल आपको जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन पर्नीशियस में आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है जो कि उसको एब्जॉर्ब करवाए, इसकी वजह से जो है वो लोगों को एनीमिया हो जाता है। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि नॉर्मली होता है लोगों को कि 80% of the functional iron is found in hemoglobin and myoglobin. The storage pools hemocytin has 15 to 20% of the iron. तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि होनी चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी में अकर ड्यू टू डाइटरी लैक, यानी आप उसको अपनी डाइट में नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस हाइपोक्रोमिक पेल
माइक्रोसिटिक स्मॉल। सो छोटा आरबीसी होता है और पेल आरबीसी होता है। तो ये एक ऐसा एनीमिया है और इट अपीयर्स व्हेन आयरन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, यानी हीमोसाइटिन का स्टोर जो है वो खत्म हो गया है। ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो फेलियर की वजह से हो रहा होता है। ये एनीमिया जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ब्लड के मॉड्यूल में किया होगा इन फिजियोलॉजी, जिसको इसलिए हम क्विकली स्किप कर रहे हैं। मेगैलोब्लास्टिक बहुत एबनॉर्मल हद तक लार्ज आपको रेड ब्लड सेल नजर आ रहा होता है। परनीशियस फॉर्म है मेगैलोब्लास्टिक की, क्यों होता है? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर मिसिंग होता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा होता। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? जिसमें डाइट्री आप उसको नहीं कंज्यूम कर रहे होते, या उसकी इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होती है, या क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा होता है और आयरन स्टोर्स आपके डिप्लीट हो जाते हैं कि जो कि हीमोसाइटिन में मौजूद होते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? जिसमें बोन मैरो का मसला है। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पर आए तो विटामिन B12 फोलेट अलॉन्ग विद आयरन डेफिशिएंसी विल लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया क्रोनिक डिजीज हो सकता है। हिमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक्स, ठीक है, ये वर्ड को मैंने आपको ब्रेक डाउन करके सिखाया है। हीमोग्लोबिन, लिटिक ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लो टिश्यू ऑक्सीजनेशन विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन विच लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ नॉर्मोब्लास्ट। सिकल सेल एनीमिया भी आपने पढ़ लिया कि इसमें क्या हो रहा होता है, इरिवर्सिबल सिकल सेल्स का शेप नजर आ रहा होता है। फिर इसका आप टेस्ट कैसे करते हैं? पेरीफेरल ब्लड टेस्ट, आप ब्लड स्मेयर लेते हैं, जिसमें ब्लड स्मेयर में आपको क्या क्या फाइंडिंग्स होती है? माइक्रोसिटिक छोटा, हाइपोक्रोमिक पेल, मैक्रोसिटिक विटामिन B12, बिकॉज ये मेगैलोब्लास्टिक वाला है, सो ऑब्वियसली माइक्रोसिटिक का ऑपोजिट होगा मैक्रोसिटिक। इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या इम्पेयर्ड उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर मिसिंग है, तो पर्नीशियस एनीमिया। और मेगैलोब्लास्टिक हो जाता है बिकॉज उसमें एबनॉर्मल हद तक रेड ब्लड सेल बड़ा नजर आ रहा होता है। नॉर्मोसिटिक एक्यूट ब्लड लॉस होता है, हेमोलिसिस की वजह से होता है। हेमोलिटिक जो आपने एनीमिया पढ़ा अभी मेरे साथ, एबनॉर्मल शेप्स का सिकल सेल शेप जो है वो आपको नजर आ रहा होता है। सिकल सेल में ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इज कैल्शियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का आउटफ्लक्स, वाटर की जो है वो रिटेंशन नहीं हो रही होती, तो वो डेंस हो जाता है, रिजिड हो जाता है। सीबीसी करेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन कम नजर आएगा, हिमेटोक्रेट नजर कम आएगा, 18 to 30% हो जाता है। रेड ब्लड सेल का काउंट कम नजर आएगा। तो ये इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग में रिजल्ट में बी अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द वेसल्स, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कोagulation हो सकती है। तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। थ्रोम्बोसिटोपेनिया इज प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख माइक्रोलीटर्स। तो जो है प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं तो ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर बन जाता है, बिकॉज अगर आपके अंदर प्लेटलेट्स कम है तो आपका प्लेटलेट का फंक्शन ये होता है कि वो आपका क्लॉट बनवाते हैं, राइट? सो वो क्लॉट प्लग नहीं बन पाएगा अगर प्लेटलेट्स मौजूद नहीं है। तो अगर 1 लाख से कम प्लेटलेट्स हैं तो दैट इज अलार्मिंग, बिकॉज अगर आपको इंजरी होगी तो आपका प्लेटलेट नहीं बन पाए, ओ सॉरी, क्लॉग नहीं बन पाएगा। देयर में भी डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, ए प्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो का मसला होता है, या ल्यूकीमिया हो सकता है। थ्रोम्बोसिटोपेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ HIV। जिन लोगों को HIV होता है उनमें बहुत कम जो है वो प्लेटलेट्स होती हैं। हीमोफीलिया ए हो सकता है किसी बंदे को, इट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ फैक्टर 8, इनहेरिटेड कंडीशन है। इसमें भी जो है वो क्रोनिक हद तक ब्लड लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर आपने उसको टाइमली नहीं ट्रीट किया तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। अब आ जाए PT और PTT। PT जो है it basically checks the extrinsic and common pathways of prothrombin time है, और basically checks the extrinsic and common pathways of coagulation cascade। इसका normal time होता है 11 to 15 seconds। increase PT prolonged means के आपके अंदर factor 8 की deficiency है, या आपको factor 7 की deficiency है, सॉरी, extrinsic या liver disease है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या है? इट चेक्स द इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज। तो PT क्या है? एक्सट्रिंसिक। PTT क्या है? इंट्रिंसिक। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 25 to 40 सेकेंड्स। इसका क्या है? 11 to 15 सेकेंड्स। इंक्रीज PTT मीन्स हीमोफीलिया ए। ये आपको हर हाल में बताना चाहिए कि इसमें PTT का टाइम आपको क्या मिलेगा इन हीमोफीलिया ए, जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी का जो टाइम ड्यूरेशन है, कब जो है वो आपको ये इसका टाइम मिलेगा, तो ये 25 to 40 सेकेंड आपको वेट करना होता है। इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करता है, और एक्सट्रिंसिक को जो है वो PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक कर रहा होता है, और ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से होता है। पॉलिस्टीमिया वीरा, ये भी आप लोगों ने फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा, अभी तक जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम फिजियोलॉजी में ऑलरेडी करके आ चुके होते हैं ब्लड में, लेकिन ये जो है हम इसको इसलिए इतना क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट वो हैं जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं।
पॉलिसीमिया वीरा जो होता है वो ये सिचुएशन होती है जिसमें आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट ऐप नॉर्मल तक बढ़ा हुआ होता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। पॉलिसीमिया पॉलिसीमिया का सबसे जो मेन कॉज है वो पॉलिसीमिया वीरा है। ये भी बस बेसिक सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक नॉन हिमोलिटिक मतलब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर दें ब्लड जो इसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। So, most common blood transfusion complication is febrile non-hemolytic reaction that induces fever and chills. Patients with IgA deficiency, IgA antibody A की deficiency की वजह से allergic reactions हो सकते हैं। Acute hemolytic reactions are caused by preformed IgM antibodies against donor red cells और क्या हो सकता है, ट्रैली हो सकता है। ट्रैली इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसमें स्टडी गाइड में एसेंशियली लिखा हुआ है। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्रैली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी इज कॉज व्हेन डोनर एंटीबॉडीज, यानी जिसने आपको ब्लड दिया है उसकी एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द रेसिपिएंट्स डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि ऑब्वियसली दी सिस्टम्स जो डोनर है या जो रेसिपिएंट है वो तो एक दूसरे के लिए फॉरेन है, उनके इंटरनल सेल्स फॉरेन है तो वो तो फिर रिएक्ट करेंगे ना। तो ट्रेली क्या है कि डोनर की जो ब्लड में जो एंटीबॉडीज थी उन्होंने उन्होंने रेसिपिएंट की वाइट ब्लड सेल्स को फॉरेन समझ लिया। या अक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शंस में आईजीएम एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है, डोनर के रेड ब्लड सेल्स के लिए बनी हुई है। तो आईजीएम की एंटीबॉडीज डोनर रेड सेल्स पे काम कर रही हैं। या ट्रेडी में क्या हो रहा है कि डोनर की एंटीबॉडीज रेसिपिएंट की डब्ल्यूबीसीज पे काम कर रही है। तो ये इजी सी चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्या हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन, किसी में आईजीए की डेफिशिएंसी एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। किसी रेसिपिएंट में आईजीएम की एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो रिएक्शन दे देगा डोनर रेड सेल्स पे। फैली हो गया तो जिसने डोनेट किया था उसकी एंटीबॉडीज ने रिसिपिएंट की वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो फॉरेन समझ लिया। फिर आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है या फिर ल्यूकोपेनियाज हो सकता है। सो डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज की दो जो है वो डिसऑर्डर्स हैं। प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, प्रोलिफरेटिव है तो ल्यूकोसाइटोसिस, उसको हम रिएक्टिव और नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ के आ चुके हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस में रिएक्टिव और नियोप्लास्टिक की हम सिचुएशंस पढ़ेंगे और ल्यूकोपेनियाज हम पढ़ेंगे। ल्यूकोपीनिया जो है वो ऑब्वियसली लो वाइट ब्लड सेल्स होगा तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। इसमें जो है वो बॉडी में आपके न्यूट्रोफिल्स बहुत कम हद तक होंगे। जब HIV बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाता है तो एक हमें नज़र आता है कि ल्यूकोपीनिया हो जाता है उस बंदे में, एक हमें नज़र आता है कि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो न्यूट्रोपीनिया इज रिड्यूस न्यूट्रोफिल्स जो कि आपको ल्यूकोपीनिया में HIV के एडवांस स्टेजेस में नजर आएंगे। Granulocytosis is clinically significant reduction of neutrophils. The most common cause is drug toxicity. Infections are a common consequence. Signs and symptoms of neutropenia and neutrophils की reductions are chill, fever, weakness. Serious infections may occur if neutrophils count is below 500 per millimeter cube. अच्छा, अब ल्यूकोसाइटोसिस इसका इन्वर्स है। ल्यूकोसाइटोसिस की दो कंडीशन है, प्रोलिफरेटिव, न्यूरोप्लास्टिक। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए। ल्यूकोपीनिया क्या था, कम हो गए। तो ल्यूकोपीनिया कब होता है, HIV में होता है। इन्फेक्शन फिर उसके अंदर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और उसमें ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया जो है वो एक्सपीरियंस करता है बंदा। अब इससे वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए तो कॉमन रिएक्शन टू इन्फ्लेमेशन, हेंस देयर मे बी इंक्रीज प्रोडक्शन इन द मैरो। तो अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो क्या होता है कि नॉर्मली आपका बोन मैरो ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। देयर मे बी, यानी एक कंडीशन ये हो सकती है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी। दूसरा क्या हो सकता है, देयर मे बी इंक्रीज रिलीज फ्रॉम मैरो स्टोर्स इन केस ऑफ इन्फेक्शंस और हाइपोक्सिया। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, एक इन्फ्लेमेशन, बी इन्फेक्शन हुआ है या हाइपोक्सिया हुआ है तो वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। अब अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस हैं, ल्यूकोसाइटोसिस यानी आपका वाइट ब्लड सेल्स बढ़ा हुआ है। अब क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स का मेन काम होता है विद बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है और एक्यूट है बाई नेचर तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस नजर आएगा, यानी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर इजिनोफिलिक जो होता है, इट हैज इजिनोफिल हैज समथिंग टू डू विद एलर्जी। अगर आप लोगों का फिजियोलॉजी अच्छा है तो आपको ये पता होगा कि इजिनोफिल्स जो हैं वो, इजिनोफीलिया कब होता है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एस्थमा वगैरह में हो सकता है। इसका और दूसरा जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी होता है। बेजोफिलिक
बहुत रेयर होता है बेसोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, बेसोफेलिया एक रेयर कंडीशन है। फिर मोनोसाइटोसिस जो है वो आपका जब बहुत लंबा कोई इन्फेक्शन चल सकता है, क्रोनिक क्रोनिक इन्फेक्शन है, टीवी जैसा कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उसमें आपको मोनोसाइटोसिस यानी मोनोसाइट्स तब बढ़ते हैं जब कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है। लिम्फोसाइटोसिस जो है वो मोनोसाइटोसिस की कंडीशन में ही हो सकता है, क्रोनिक कंडीशंस में ही लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने याद करना है तो आई थिंक आप लोग ट्यूबरकुलोसिस ही याद कर लें, दैट इज लाइक समथिंग इजी विच यू कैन रिटेन। बॉर्डिटेला वगैरह के डिजीज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। तो न्यूट्रोफिल्स एक्यूट बैक्टीरिया में बढ़ेगा, इजिनोफिल एलर्जी और पैरासाइट्स में बढ़ेगा, बेसोफिलिक इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि एक रेयर कंडीशन है। मोनोसाइटोसिस लंबे जब इन्फेक्शन क्रोनिक हद तक बढ़े हुए होते हैं तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस जो है, ल्यूकोसाइटोसिस की दो फर्दर कैटेगरीज थी, रिएक्टिव था एक नियोप्लास्टिक था। रिएक्टिव है ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव और सेकेंडरी ल्यूकोसाइटोसिस। इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू समथिंग स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस। रिएक्टिव क्या है? सेकेंडरी ल्यूकोसाइटोसिस नॉर्मल रिस्पॉन्स है, मतलब अगर आपकी बॉडी में एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है तो रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस होगा, जैसे न्यूट्रो न्यूट्रोफिल्स जो है वो बढ़ गए, या अगर एलर्जिक है तो इजिनोफिल्स बढ़ गए, ठीक है, तो वो ल्यूकोसाइटोसिस वो वाला है, इसकी हम बात करेंगे। रिएक्टिव जो है वो सेकेंडरी है कि फॉरेन से किसी बैक्टीरिया से कांटेक्ट हुआ तो जल्दी से न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, या किसी पैरासाइट से कांटेक्ट हुआ तो जल्दी से इजिनोफिल्स बढ़ गए। रिएक्टिव से याद रखें कि इसने जल्दी रिएक्ट किया। नियोप्लाज्मिक, हम नियोप्लाज्म का इतना ज्यादा पढ़कर आ चुके हैं, सो नाउ यू नो नियोप्लास्टिक में लिम्फोसाइट्स क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड कैंसरस ग्रोथ हो रही है वाइट ब्लड सेल्स की, बढ़े जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो लिम्फोसाइट्स जो है यूजुअली नियोप्लास्टिक ल्यूकोसाइटोसिस में बढ़े हुए होते हैं। ल्यूकेमिया में हो सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स आर एबनॉर्मल एंड इमेच्योर, तो नियोप्लास्टिक से यू नाउ नो के कैंसरस कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। रिएक्टिव कब है? नॉर्मल कंडीशन। नियोप्लास्टिक कब है? कैंसरस कंडीशन। नियोप्लास्टिक में lymphoid neoplasms होते हैं ट्यूमर्स ऑफ बीटा सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल रीजन। लिम्फोइड नियोप्लाज्म किन किन ट्यूमर्स को हम एनसर्कल करें, एनकैप्सुलेट करें, इसमें बीटा सेल्स, टी सेल्स एंड एनके। Myeloid neoplasm acute is when immature progenitor cells accumulate in bone marrow. Myeloid dysplastic cause infected hematopoiesis, and chronic is when there is increased reduction of one or more myeloid elements. तो आपको बस सिंपल सिंपल सा बेसिक सा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए नियोप्लास्टिक का, कि एक लिम्फोइड हो सकता है, एक माइलोइड हो सकता है। लिम्फोइड हैज समथिंग टू डू विद ऑल द सेल्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। बीटा सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स टी हेल्पर होता है, टी किलर होता है, और एनके सेल रीजन्स। माइलोइड has something to do with bone marrow. The myeloid dysplastic cause infected hematopoiesis, and chronic is when there is an increased production of one or more myeloid elements. तो myeloid neoplasm जो होते हैं वो bone marrow में accumulate हो रहे होते हैं। फिर marrow is hypercellular packed with lymphoblast, mitotic rate is high, chromatin is condensed, ये सब चीजें हम neoplasm में देख कर आ चुके हैं। फिर आ जाए acute lymphoblastic leukemia and chronic lymphocytic leukemia। acute lymphoblastic leukemia जो है वो उसको पहले देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। इट इज कम्पोज ऑफ, क्योंकि lymphoid से अभी आपको बताया था कि बीटा सेल, टी सेल और एनके सेल्स, इट हैज समथिंग टू डू विद देम। सो इट इज कम्पोज ऑफ इमेच्योर बीटा और टी सेल्स रेफर्ड एज lymphoblast. All is most common cancer of children. Transcription factors expression and functions are dysregulated. और फिर chronic lymphocytic leukemia acute है, which is composed of बीटा या टी सेल्स, ठीक है, तो इसलिए इसको lymphoblast कह रहे हैं। अब lymphocytic, CLL are small lymphocytic lymphoma. They're common in adults of Western world, and this is just the tumor of mature beta cells. यहाँ पे ये immature beta और T cells है। So acute lymphoblastic leukemia क्या है कि इसमें बीटा T cells हो सकते हैं और वो immature होते हैं, इसलिए इसको lymphoblast कहते हैं, ठीक है। सो lymphoblast आपको उस तरीके का वर्ड पता होगा। ब्लास्ट जो होता है वो थोड़ा सा इमेच्योर, जो अभी अपना उसकी वो अभी उसकी बर्थ प्रॉपर नहीं हुई होती, तो ये वो वाला है, ठीक है। तो लिम्फोब्लास्टिक टर्म जो है उससे आपने याद रखना है कि इसमें इमेच्योर बीटा सेल है या टी सेल है और ये उसका न्यूप्लाज्म है, ठीक है। और क्रोनिक लिम्फोसिटिक क्या है कि इसमें ये सिर्फ बीटा सेल्स के साथ होता है, और वो बीटा सेल जो मेच्योर हो तो वो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया करता है। ल्यूकीमिया इज वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर इसका होता है। और ऑल्स में किसका होता है? ऑल्स में जो है ये लिम्फोब्लास्ट यानी इमेच्योर का होता है, और लिम्फोसिटिक यानी मेच्योर बीटा बीटा सेल्स में हो रहा होता है।
फिर आ जाए प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स आर डिस्क्रेसेस मल्टीपल माइलोमा इज द मोस्ट कॉमन वन एसोसिएटेड विद लिटिक बोन लीजन्स हाइपरकैल्सीमिया रीनल फेलियर एंड एक्वायर्ड इम्यून एबनॉर्मलिटीज तो प्लाज्मा सेल के भी नियोप्लाज्म्स हो सकते हैं फिर आ जाए हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन की कैटेगरीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए 3 कैटेगरीज हैं दैट यू नीड टू नो सेकेंडरी हाइपरटेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम अंडरलाइंग रीनल एड्रिनल डिजीज जैसे कशिंग सिंड्रोम तो सेकेंडरी वो होता है कि ओरिजिनली बंदे को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन उसको किसी और पर्टिकुलर डिजीज की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन वो होती है जो नॉर्मली लोगों को हो जाती है एक सर्टन एज के बाद हो सकता है उनको वो जेनेटिक उनका डिसऑर्डर हो या मतलब वो जीन्स में वो कैरी कर रहे हो तो वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है कि कोई और डिजीज नहीं है सिर्फ हाइपरटेंशन है तो 95% केसेस एसेंशियल हाइपरटेंशन के होते हैं सेकेंडरी वो होते हैं जिनको किसी और डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन हो रही होती है और फिर होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इट इज सिवियर हाइपरटेंशन जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 200 से ज्यादा होता है डायस्टोलिक 120 से ज्यादा होता है और ब्लड प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस सो यू नीड टू नो कि हम ब्लड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें CO मल्टीप्लाई बाय PR अच्छा कार्डियक आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट अब कार्डियक आउटपुट जब भी हमने फॉर्मूला देखा कि कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसमें हम कार्डियक आउटपुट को फर्दर स्टडी करें कि ये क्या होता है सो कार्डियक आउटपुट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय सोडियम हीमोस्टेसिस होम्योस्टेसिस एंड हार्ट रेट बाय अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम्स आपको पता होगा कि हार्ट के अंदर जो है वो अल्फा और बीटा सिस्टम्स लगे हुए होते हैं तो कार्डियक आउटपुट क्या है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है सोडियम होम्योस्टेसिस की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम हमें मिलता है हार्ट रेट क्या है अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम्स हैं फिर आ जाए रेनिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर बाय किडनी ये इसका करेक्टिव मैकेनिज्म है कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है कि ओके अब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्लड प्रेशर अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फिर क्या रेनिन जो है वो आपकी किडनी रिलीज करेगी रेनिन फिर आगे क्या करता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है ब्लड प्रेशर को जो है वो बढ़ाता है बाय इंड्यूसिंग वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन stimulating aldosterone secretion and by increasing tubular sodium resorption. फिर stress, obesity, smoking, physical inactivity, and heavy salt consumption are all implicated in hypertension. Vasoconstrictive influences causes structural changes which can lead to increased peripheral resistance. Hypertension can cause hyaline, atherosclerosis, आर्ट्रियोसेलेरोसिस एंड हाइपरप्लास्टिक एट्रियोसेलेरोसिस ये आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से एट्रियोसेलेरोसिस जो है वो हो सकते हैं हाइपरटेंशन की वजह से हेलिन का डैमेज हो सकता है हाइपरप्लास्टिक हो सकता है हम्म, ये एक डायग्राम है जो जिसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए नंबर 1 इज हेलिन कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है और ये वाली जो है वो हाइपरप्लास्टिक है हाइपरप्लास्टिक PN डू यू रिमेम्बर PN में मैंने कहा था कि नंबर बढ़ जाता है सेल्स का सो हाइलिन एट्रोसोलेरोसिस में आप देख सकते हैं कि एट्रियोलर वॉल इज थिकन ठीक है सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस कि हेलिन में जो एट्रियोलर वॉल है ये कितनी थिक हुई हुई है राइट थिक क्यों हुई है क्योंकि उसमें प्रोटीन की डिपोजिशन हेलिन जो है वो बहुत ज्यादा है तो एट्रिया में हेलिन एट्रियोसिलरोसिस हो रहा है सो यू नीड टू आइडेंटिफाई you need to differentiate between हेलिन एंड हाइपरप्लास्टिक में जो है वो अनियन स्किनिंग आपको नजर आती है दिस इज अनियन स्किन यानी किसी ने प्याज को अगर काट के देखा होगा तो उसमें इस तरीके से अनियन अनियन के रोल्स नजर आ रहे होते हैं तो अनियन स्किन है तो हाइपरप्लास्टिक है हाइपरप्लास्टिक है तो उसका अंदर सेल्स बढ़ गए हैं हेयरलीन है तो थिक होगा सो अगेन हेयरलीन इज थिकनिंग और हाइपरटेंशन की वजह से ये दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हेयरलीन आर्ट्रोसिलरोसिस या हाइपरप्लास्टिक में अनियन स्किन नजर आ रही है हेयरलीन में थिकनिंग नजर आ रही है पे एट्रियोसलेरोसिस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होता है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी स्मॉल आर्टरीज को ज़्यादा ही अफेक्ट करता है एंड इट्स कॉज्ड बाय एक्वायर्ड मीन्स लाइक स्मोकिंग हाइपरटेंशन उसकी दो हमने कैटेगरीज अभी ऊपर देखी हैं इंटरनल लीजन्स हो सकती हैं इथेरोमास हो सकते हैं इसके अंदर
सो इंटरमल लीजन्स को हम क्या कहेंगे, इधरोमास कहेंगे। एट्रियोसिलरोसिस किस वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, एज इज अबाउट 40 में, और अगर वो मेन है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा एट रिस्क होते हैं ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपरलिपिडीमिया है, लिपिड एलडीएल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रिस्क बढ़ेगा, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर होता है, डायबिटीज़ की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों के अंदर। फिर ये एट्रियोसिलरोसिस है कि आपकी रिजिड हो जाती हैं आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, इसमें एक अच्छा खासा फिब्रस मटेरियल आ जाता है। फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी इसकी वजह से अल्टीमेटली हो सकता है, तो निक्रोटिक आपको सेंटर्स नजर आएंगे। एट्रियोस्क्लेरोसिस एंडोथेलियल इंजरी है, इट कॉजेज इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, एलडीएल इसमें जो लो डेंसिटी लिपिड होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, मोनोसाइट की एडिशन होना शुरू हो जाती है अलॉन्ग विद प्लेटेड एडिशन। Factors from activated platelets induce smooth muscle cell recruitment, smooth muscle cell proliferation with recruitment of T cells. फिर लिपिड accumulation हो रही होती है एक्स्ट्रासेलुलरी। तो आपको पता होना चाहिए कि एलडीएल बढ़ रहा है। एट्रियोस्क्लेरोसिस इन द फर्स्ट प्लेस होता ही क्यों, एंडोथेलियल इंजरी से। एंडोथेलियल इंजरी होगी तो वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो लिपिड accumulation होगी, लिपिड accumulation है तो एलडीएल गंदा वाला जो है वो लिपिड जो इसके अंदर है आके डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फैट स्ट्रीक्स आपको नजर आ रही हैं कि एट्रियोस्क्लेरोसिस हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैट जो है वो आके डिपॉजिट हो गया होगा। और एंडोथेलियल की इंजरी होगी तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी इन द फर्स्ट प्लेस होगी। ये एंडोथेलियम थी, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, नॉर्मल थी, लेकिन आपने इसको ऐसे फैक्टर से एक्सपोज किया सच एज स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, तो ये इसमें इंजरी हुई, एंडोथेलियल इंजरी हुई। एंडोथेलियल इंजरी हुई तो बीच में से इसकी देखो परमिएबिलिटी बढ़ गई, यहाँ से इसका गैप बढ़ा, इसके बीच में जब गैप्स बढ़े तो इंक्रीज परमिएबिलिटी, हमने कहा इंक्रीज परमिएबिलिटी हुई तो यहाँ पे मोनोसाइट की एडिशन ज़्यादा होने लगी, मोनोसाइट्स यहाँ पर आ गए। जब मोनोसाइट्स की हुई तो मोनोसाइट से स्मूथ मसल्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट करवाया, स्मूथ मसल्स आए तो फिर फर्दर जो है वो यहाँ पे फैटी स्ट्रीक्स जो है वो बन गई। फिर मजीद अगर बहुत यूनिवर्स के सिनेरियो, लिपिड डेब्री आपको नजर आएगी, फिब्रोफैटी एरिथ्रोमा नजर आएगा। ये लीजन्स हैं तो लीजन्स को हम एरिथ्रोमा बोल रहे हैं। ओके। फिर क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया कैन इम्पेयर एंडोथेलियल सेल फंक्शन बाय इंक्रीजिंग लोकल रॉस प्रोडक्शन, रॉस प्रोडक्शन है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। लिपोप्रोटीन्स एक्यूमुलेट विद इन इंटिमा, लिपोप्रोटीन्स गंदा वाला एलडीएल ज्यादा जो है वो इंटिमा में आके accumulate होगा and become oxidized. Modified lipoprotein cannot be degraded, so chronic ingestion leads to formation of foam cells. ये important बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि modified lipoprotein cannot be degraded. इनको degrade नहीं किया जा सकता, इनकी ingestion होती है जिसकी वजह से foam cells बन जाते हैं। ऊपर आपको foam cells की labeling भी नजर आई होगी। I saw it somewhere. Foam cells, पता नहीं, शायद मैंने किसी और डायग्राम में देख लिया होगा। Anyways. Okay, chronic inflammation contributes to initiation of atherosclerotic lesions, erythromas, or per smooth muscle cells. Proliferation converts fatty streak to erythroma. Fatty streaks are filled with lipid foamy macrophages. अच्छा जी, एट्रोसिलरोसिस में क्या हो रहा है, इंटरनल थिकनिंग हो रही है, हेलिन। एट्रोसिलरोसिस आपने पढ़ा और आपने हाइपरप्लास्टिक पढ़ा। हाइपरप्लास्टिक में क्या हो रहा है, अनियन स्किन नजर आ रही है, और हेलिन में आपको जो है वो थिकनिंग नजर आ रही है। तो इंटरनल थिकनिंग जो है वो हेलिन की वजह से हो सकती है, या पे लिपिड अक्यूमुलेशन हो सकती है, फोम सेल्स या मैक्रोफेज जिसके अंदर फिल्ड लिपिड होता है। तो लिपिड अक्यूमुलेशन इन टर्म्स ऑफ एलडीएल या लिपोप्रोटीन हो सकती है। लिपोप्रोटीन्स जो डिग्रेड नहीं हो सकते, जो मॉडिफाई हुए होते हैं, तो उनकी कोई क्रोनिक इंजेक्शन होती है जिसकी वजह से फोम सेल्स बन जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं, दोनों चीज़ें, आइदर सिनेरियोस, इंटरनल थिकनिंग हो रही है, लिपिड अक्यूमुलेशन हो रही है तो प्लैक्स बन रही हैं। ये आपको जो है नज़र भी आ रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो फैटी स्ट्रीक्स आपको ये नज़र आ रही हैं, जो एरोज बने हुए हैं, दीज आर इंडिकेटिंग फैटी स्ट्रीक्स। ओके। फिर एट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या क्या हो रहा है, एट्रियोस्क्लेरोसिस में स्मूथ मसल सेल्स है का कोई फंक्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन का फंक्शन है, फिर इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स का, ये सारे मिल मिला के कंपोनेंट्स हैं जो कि एट्रियोस्क्लेरोसिस क्रिएट करवा रहे हैं। स्मूथ मसल सेल्स, टी सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कोलेजन, और फिर इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स। फिर आ जाएं कि आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या नजर आ रहे होते हैं इन एट्रियोस्क्लेरोसिस। अगर आपकी प्लैक रप्चर हो गई तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस अगर डिसलॉज हो गया तो एम्बोली बन जाएगा,
एन्यूरिज्म हमने पढ़ा था, एट्रियल डायलेशन जब होती है तो उसको हम एन्यूरिज्म्स कह रहे होते हैं। ये आपको प्लैक में नजर आता है। रप्चर ऑफ फिब्रस गैप एंड नियोवैस्कुलराइजेशन कैन कॉज हेमरेज, तो आपको हेमरेज भी हो सकता है। प्लैक रप्चर कैन डिस्चार्ज डेब्री इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस माइक्रोएम्बोली। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर रप्चर हो गया प्लैक तो थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस डिस्चार्ज हो गया तो एम्बोली बन गया, और साथ में आपकी एट्रियल डायलेशन हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकता है। ये एक डायग्राम है जो कि आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपसे जो है वो आपको रख के पूछी जा सकती है इन योर ऑस्पी के ये किस चीज़ की अब तो प्लैक की प्रोग्रेशन है। नॉर्मल था, फैटी स्ट्रीक आई, फैटी स्ट्रीक से पैथोलॉजिकल इंटिमल थिंकनिंग हुई है, एलिन आ गया। मोनोसाइट जो है वो उसकी एडिशन हो जाती है, स्मूथ मसल जो है वो इंटिमा में आके माइग्रेट करना शुरू कर जाता है, लिपिड की अक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, प्लैक एक्सपेंशन हुई, ये पहले थिन हुई फिर थिक हुई, फिर इसके बाद और ज़्यादा फिब्रस हो गई क्योंकि कोलेजन की डिपोजिशन हुई थी तो उससे ज़्यादा फिब्रस हो सकती है। पर ब्लैक रप्चर हो गई तो थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस से डिसलॉज होके कहीं और ब्लड स्ट्रीम में वो एम्बोली भी बन सकता है। उसके बाद एट्रियल स्क्लेरोसिस में मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन हो सकता है, सेरिब्रल इंफ्रॉक्शन हो सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म डायलेशंस हो सकती हैं। 70% डिक्रीज इन लुमिनल क्रॉस सेक्शन स्टेनोसिस चेस्ट पेन में डेवलप अगर 70% डिक्रीज हो गया है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी आर्टरी का, और अगर ये 70% हद तक ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या फिर इतनी हिंड्रेंस आ चुकी है तो स्टेनोसिस की कंडीशन होगी और उसकी वजह से एक बंदे को स्टेबल एंजाइना हो सकता है। अक्यूट प्लैक रप्चर इज मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस क्योंकि थ्रोम्बोसिस में भी कॉज्ड। ओके, फिर stable plaques have fibrous cap and little inflammation. Unstable plaques have thin caps and dense inflammation. तो जो स्टेबल होगी उसमें कम इन्फ्लेमेशन होगी, जो अनस्टेबल होगी उसमें डेंस इन्फ्लेमेशन होगी। फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया भी हम बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया विच लिमिट्स टिश्यू ऑक्सीजनेशन, हाइपोक्सिया हुआ होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होती है। इस्कीमिया है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव एथ्रियोस्क्लेरोटिक लीजन हो सकती है उसमें। क्लिनिकल सिंड्रोम्स में मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन, अंजाइना, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। coronary perfusion relative to myocardial demand पूरी नहीं हो रही होती, insufficient होती है। Myocardial ischemia may result in stable angina that results from इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। क्या एक बॉडी की जो है वो इतनी ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, लेकिन अगर वो डिमांड उसकी ऑक्सीजन की पूरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से स्कीमिया होगा। स्कीमिया जो है वो फिर क्या रिजल्ट इन करेगा, इन स्टेबल एंजाइना। इट मे ऑल्सो कॉज अनस्टेबल एंजाइना कॉज बाय प्लैक डिस्ट्रक्शन। तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, स्टेबल एंजाइना भी हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है। ओके, ये डायग्राम आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए कि ठीक है जहाँ पे वाइट पैची स्टफ नजर आ रहा है तो आपको अब तक तो समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई साइट है जिसमें आपको इस तरीके का वाइट रीजन नजर आ रहा है तो वो फॉर श्योर वहाँ पे निक्रोसिस हो गया है। तो वो जोन ऑफ निक्रोसिस होता है। सो हार्ट अटैक इज डेथ ऑफ हार्ट अटैक ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया। अगर इस्कीमिया बहुत ज़्यादा देर तक रह गया है तो फिर वो एंजाइना से बढ़ के बाद कहाँ चली जाती है, हार्ट अटैक पे चली जाती है। रिपरफ्यूजन इज रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू इस्कीमिक मायोकार्डियम, यानी इस्कीमिया हो रहा था तो आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ करके रीस्टोर किया, तो ये अगर आपने ब्लड फ्लो रीस्टोर किया तो इस्कीमिया जो है वो एंड हो सकता है। एम आई इज डायग्नोज, यानी मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन इज डायग्नोज बाय मायोकार्डियल प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा एंड ईसीजी। सो अगर किसी को मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन हो रहा है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे डायग्नोस करेंगे कि उसने कुछ प्रोटीन्स रिलीज करे होंगे, तो वो फिर जो है वो ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें वो प्रोटीन डिटेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप ईसीजी देख सकते हैं, ईसीजी अनस्टेबल आ रही होती है। चेस्ट पेन कैसा होता है, मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन में क्रशिंग होता है और ऐसे बहुत ज़्यादा इंटेंस स्वेटिंग हो रही होती है। मॉर्फिन दी जाती है ऐसे लोगों को और रिपरफ्यूजन की जा रही होती है एंड बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो, बिकॉज मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन में होता ही है कि आपकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई होती है, तो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो उससे क्या होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है। With myocardial irritability, there may be arrhythmias that may include bradycardia, atrial fibrillation, heart block, and tachycardia. ये सब चीज़ें हैं जो मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन में एक बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, Patients with chronic ischemic heart diseases
हैव कार्डियोमेगैली, बढ़ जाता है हार्ट का साइज, एंड म्यूरल थ्रॉम्बी। म्यूरल थ्रॉम्बी अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके हार्ट चैम्बर्स में थ्रोम्बस मौजूद है तो उसको हम म्यूरल थ्रॉम्बी कहते हैं। सर्टेन कार्डियक डेथ रिजल्ट फ्रॉम फेटल अरिथमिया। फिर र्यूमेटिक हार्ट डिजीजेज जो होते हैं वो बेसिकली एक फीवर होता है, र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर जो है वो बाय नेचर एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो फॉर इसकी अगर हम इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, रीनल वो सॉरी रीनल कह रही हूँ, र्यूमेटिक फीवर हुआ, ठीक है, र्यूमेटिक फीवर हुआ। र्यूमेटिक फीवर क्या है, इन्फ्लेमेशन है, क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब मैं जब इस पर लिखती हूँ ना तो मेरी स्लाइड वाइट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। अभी शायद सही है। तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और फिर ये र्यूमेटिक फीवर किस में कन्वर्ट हो जाता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है ये डेवलप हो जाता है। तो आपको एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि होता क्या ओरिजिनली र्यूमेटिक फीवर होता है, वो किस में वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें हो क्या रहा होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ब्रेकर कॉन्सिक्वेंस, रियोमेटिक हार्ट डिजीज इसका कॉन्सिक्वेंस है। डीफॉर्म फिब्रोटिक वैल्वुलर डिजीज इन्वॉल्विंग मिट्रल वाल्व, तो इसमें जो है वो मिट्रल वाल्व की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो रही होती है। फिर अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वंस अगेन। ये भी किसी बैक्टीरिया से आ रहा होता है, लेकिन इसमें ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है किसका, हार्ट वाल्व्स का। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन कंपोज ऑफ thrombotic debris. Acute infective endocarditis is caused by infection of a previously normal heart valve by Staphylococcus aureus. तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है. And subacute is caused by less virulent organisms and has less destructions. तो सब अक्यूट जो होता है वो एक लेस विरुलेंस वाली की वजह से होता है, एक्यूट जो होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। और यूजुअली एंडोकार्डियाटिस में आपका हार्ट वेल्स का ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है, और यूजुअली इसका अगर बैक्टीरिया पूछा जाए तो आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को मार्क करना है। एंडोकार्डियाटिस में आपको कुछ वेजिटेटिव साइट्स नजर आ रही होती हैं, इसकी पहचान ही होती है कि ये वेजिटेटिव साइट्स आपको इसमें नजर आएंगी। कुछ जो है वो नॉन इन्फेक्टेड स्टेराइल वेजिटेशन अकर इन नॉन बैक्टीरियल सिचुएशन, यानी ऐसा भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जो बैक्टीरिया से नहीं आ रहा होता। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हैज स्मॉल थ्रोम्बी डिपोजिशंस ऑन कार्डिक वेल्व्स। होता ये भी मसला, एंडोकार्डियाइटिस हैज एवरीथिंग टू डू विद द वेल्व्स, लेकिन जो दूसरे वाले हैं, अभी हम पीछे ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, वो जो है वो माइक्रोब्स की वजह से ही हो रहे हैं, बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस और इसकी वजह से ही हो रहे हैं। लेकिन नॉन बैक्टीरियल भी होता है, लेकिन मसला उसमें भी वेल्व का ही है, वेल्व का, लेकिन उसमें छोटी थ्रोम्बी है। In systemic lupus erythematosus, an autoimmune disease, the body's immune system attacks its own tissues when it affects the heart valve. So again, it has again something to do with the heart valves. It causes a special type of non-infective endocarditis. Non-infective है तो इससे एविडेंट होना चाहिए कि हम एक ऐसी चीज की बात करें जिसमें बैक्टीरिया has nothing to do. तो स्टेफिलोकोकस aureus को हम इसमें मार्क नहीं करेंगे. One of them is an autoimmune disease और one of them is because कि उसमें थ्रोम्बस है हार्ट वाल्व में. It causes a special type of non-infective endocarditis called Liebman-Sachs endocarditis. So ये जो है basic चीज़ है. फिर आ जाए chronic obstructive pulmonary disease. It is characterized by increase in resistance to airflow due to partial or complete obstruction at any level of trachea and larger. मतलब chronic obstructive pulmonary diseases में कोई obstruction है, एयर फ्लो में कोई रेजिस्टेंस आ रही है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन ट्रेकिया। सो सीओपीडी में जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, एम्फिसीमा, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस और एस्थमा पता होना चाहिए। अच्छा, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस की साइड जो है वो ब्रोंकस होती है, एस्थमा की भी ब्रोंकस होती है, लेकिन एम्फिसीमा की एसिनस होती है। इसको आप आर्टरी सॉरी आर्टरी कह रही एल्वियोलाई भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस में पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर सिक्रीशन होती है म्यूकस की। एस्थमा में स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया होता है, एक्सेसिव म्यूकस इन्फ्लेमेशन अगेन। और एम्फीसीमा में जो है वो पैथोलॉजिकल चेंज आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें एल्वेलाई जो है वो बहुत इरेटेड नज़र आ रही होती है, और क्योंकि उसका साथ उसके अराउंड इलास्टिन सारा जो है वो डैमेज्ड होता है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटी सी डायग्राम है कि एम्फीसीमा में क्या हो रहा होता है कि आपके एल्वेलाई के अराउंड जो है वो इलास्टिन होता है, इलास्टिन को सारा डिसॉल्व कर देता है उसका एंजाइम इलास्टेज। तो इसमें भी एक इन्फ्लेमेटरी है मसला। फिर क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस में बहुत ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होती है,
उस म्यूकस को रिमूव करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में खांसी हो रही होती है पेशेंट को, एस्थमा और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है, एलर्जेंस की वजह से ये हो सकता है। फिर एम्फीसीमा इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि उसके अराउंड जो सारी इलास्टिसिटी वाला इलास्टिन है वो सारा जो है ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज आपको एयर स्पेसेस नज़र आ रही होती हैं। स्मोकिंग accumulates inflammatory cells releasing elastis which destroys the alveolar walls, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस जो है वो परसिस्टेंट होता है, और ये किस तरीके से अगर होता है कि 2 सालों में अगर आपको 3 consecutive months के लिए खांसी हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अगेन 2 सालों में 3 बार अगर 3 months में आपको कंटिन्यूस खांसी है तो दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकिंग की वजह से ही होता है। और पैथोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है कि म्यूकस की बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही होती है। फिर एस्थमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग एयरवेज। इट इज कॉज्ड बाय इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मार्क्ड बाय एपिसोडिक ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन। अगर बहुत ज्यादा ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन हो रही है तो एस्थमा हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज एयरवे सेंसिटिविटी और टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। वीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस में बी सीन इन एस्थमा। फिर एस्थमा कैन बी एटॉपिक, एविडेंस ऑफ एलर्जन सेंसिटाइजेशन एंड इम्यून एक्टिवेशन, कि आप किसी एलर्जन से एक्सपोज हुए हो तो वो एटॉपिक है। लेकिन कभी कभी नॉन एटॉपिक भी होता है, कोई एलर्जन नहीं होता फिर भी लोगों को एस्थमा हो रहा होता है। फिर आ जाए थायराइड डिसऑर्डर्स पे, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि आपका थायराइड का जो है थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है। एक्सेसिव लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रिएक्शन उनके अंदर बहुत हाई होते हैं। द स्किन ऑफ थायरोटॉक्सिक पेशेंट टेंड टू बी सॉफ्ट वार्म एंड फ्लश्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। टेकिकार्डिया, palpitations and cardiomegaly are common इन लोगों में। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रेमर होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, इमोशनल लैबिलिटी होती है, एंजाइटी, इनएबिलिटी को टू कॉन्सेंट्रेट एंड इंसोम्निया। फिर थायराइड, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें TSH की वैल्यू कम मिलती है और T4 की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH की वैल्यू कम होती है, T4 की वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर इस तरीके की आपको डायग्राम दिखाई जा सकती है कि ये पेशेंट को क्या आपको लग रहा है, तो इनकी बहुत ज़्यादा वाइड आइज खुली हुई हैं, तो ये आपने फिगर आउट करना होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में T4 ज़्यादा होगा, TSH कम होगा। तो फिर आ जाए हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में अंडर फंक्शन होता है। इट इज अ कंडीशन कॉज बाय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिरेंजमेंट दैट इंटरफियर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्रेटिनिज्म refers to hypothyroidism that develops in infancy or early childhood. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बहुत छोटी सी हाइट होती है बंदे की, प्रोट्रूडिंग टंग होती है और यूमेलिकल हर्निया होता है। Myxedema is applied to hypothyroidism developing in the older child or adult. Early symptoms include generalized fatigue, apathy, mental sluggishness, which may mimic depression. Speech and intellectual functions are slowed, and patients are listless, cold, intolerant, and frequently overweight. The TSH level is not increased. जैसे जो है वो उसमें भी कम था, इसमें भी कम है. In persons with hypothyroidism due to primary hypothalamic or pituitary disease, T4 levels are decreased. उसमें hyperthyroidism में T4 ज़्यादा था, इसमें T4 कम है. ऐसा बंदा जिसमें hypothyroidism है तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उसमें T4 levels कम होंगे. फिर आ जाओ ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोजेनस hyperthyroidism. Graves' disease is an autoimmune disorder characterized by the production of autoantibodies against multiple thyroid proteins. Hyperplasia आपको इसमें नजर आता है, hyperplasia of thyroid gland यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हुए होंगे. फिर ग्वाइटर भी हो सकता है, enlargement of thyroid or goiter is caused by impaired synthesis of thyroid hormone, which is most often the result of dietary iodine deficiency. Reduced thyroid hormone production leads to a compensatory rise in the serum TSH level, which in turn causes hypertrophy and hyperplasia of thyroid follicular cells and ultimately enlargement of the thyroid gland. तो thyroid hormone क्या होता है इसमें कम होता है, जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन में सीरम TSH लेवल जो है वो बढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया हो जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स का थायराइड के, और फिर इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को एक साइन आ रहा होता है कि शायद बॉडी में थायराइड का हार्मोन कम है, पर ऐसा नहीं होता.
थायराइड अगर हार्मोन कम होता है वो टीएसएच बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी हो जाती है थायराइड की। फिर आ जाए डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक ये आपको लेवल्स हैं जो पता होने चाहिए कि रैंडम किससे कितना होना चाहिए, फास्टिंग पे कितना होना चाहिए, ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये आपको पता होना चाहिए, और फिर HbA1c का लेवल पता होना चाहिए कि किस पे आप जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 6.5 है HbA1c, जो कि 3 मंथ्स की ग्लूकोज को चेक करते हैं, अगर 6.5 से ग्रेटर है तो डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें बीटा सेल जो पेनक्रियास में होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 जो होता है वो यूजुअली उसका ऑनसेट 40s के बाद होता है। और इसमें बेसिकली एक तरीके से आप समझ लें, इसको आसान तरीका समझने का टाइप 2 का ये है कि इसमें रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। टाइप 1 ऑटो इम्यून है जिसमें बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन है, इंसुलिन नहीं बना पा रहे। इसमें जो है वो रिसेप्टर्स की खराबी की वजह से एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ में आपको क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वेट लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, एपेटाइट आपकी बड़ी भी होती है, पॉलीफेजिया, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। फिर डायबिटीज़ में मजीद है कि माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सच एज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, रीनल वेस्कुलर इंसफिशिएंसी, cerebrovascular accidents are the most common causes of mortality। डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्योंकि आपका लोगों को कहा जाता है जिनको डायबिटीज़ होती है कि वो अपने पाँव ज़्यादा बचाएं क्योंकि उनको न्यूरोपैथी हुई हुई होती है। अगर उस पर कोई डैमेज होता है तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है। विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, कभी कभी लोगों को फुल ब्लाइंडनेस हो जाती है, और उनको जो है वो इजीली स्किन के इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकते हैं। फिर पेप्टिक अल्सर्स, PUD refers to chronic mucosal ulceration affecting the duodenum or stomach and is always associated with H. pylori infection, NSAIDs और cigarette smoking। तो पेप्टिक अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं? H. pylori की वजह से हो सकते हैं, NSAIDs की वजह से हो सकते हैं, सिगरेट की वजह से हो सकते हैं। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो रही होती है इसमें, ड्यूटेनल बायोकार्बोनेट की सिक्रीशन कम होती है। तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन पेप्टिक अल्सर्स में बढ़ी हुई है, और ड्यूटेनल बायोकार्बोनेट की जो है वो कम हुई हुई होती है। और इसमें अफेक्ट कौन हो रहा होता है? ड्यूटेनम या स्टमक अफेक्ट हो रहा होता है। तो स्टमक का जो एसिड है वो बढ़ा हुआ है, और ड्यूटेनम की सिक्रीशन क्या हुई हुई है? कम हुई हुई है। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और एकिंग पेन हो रहा होता है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, हेमोरेजिस भी इसके अंदर हो सकते हैं। फिर IBD, इन्फ्लेमेटरी bowel disease, is a chronic condition resulting from complex interactions between intestinal microbiota and host immunity in generally predisposed individuals that lead to inappropriate mucosal immune interactions। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज आपको हो सकता है। क्रोन डिजीज आप देख सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक पूरा लार्ज पोर्शन है जो कि कंटिन्यूसली अफेक्टेड है, वेयर एज क्रोन डिजीज जो है वो छोटे छोटे इंस्टेंसेस पे उसकी आपको अफेक्शन नजर आ रही है। एक क्रोनिक कंडीशन है ये, और एक इसमें ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में एक नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, तो नॉर्मल फ्लोरा आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में मौजूद होता है। लेकिन अगर इनकी इंटरेक्शन हो जाए और होस्ट इम्यूनिटी की इंटरेक्शन हो जाए और उसमें कुछ खराबी हो जाए, तो क्या हो सकता है कि म्यूकोजल इम्यून इंटरेक्शन जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। किसके बीच में? इम्यून सिस्टम के बीच में और नॉर्मल फ्लोरा के बीच में। क्रोन डिजीज में अकर इन एनी एरिया, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे नजर आ रही है। इट में अकर इन एनी एरिया ऑफ द GI ट्रैक्ट, बट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स अ टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वाल्व इन सीकम। इसमें माइल्ड डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। 20% पेशेंट्स प्रेजेंट acutely with right lower quadrant pain, fever and bloody diarrhea। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक रीजन को इन्वॉल्व करता है, तो इट ओनली इन्वॉल्व्स द कोलॉन एंड रेक्टम एंड इज जनरली लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। सो क्रोन डिजीज कहीं भी हो सकता है GI में, ठीक है। उसमें माइल्ड डायरिया होता है, और ब्लडी डायरिया जो है वो बंदा उसके साथ प्रेजेंट हो सकता है। माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, या फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अल्सरेटिव जो होता है वो कोलॉन रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, और कहाँ तक लिमिट करते हैं? म्यूकोजा से म्यूकोजा तक। Attacks of bloody diarrhea with stingy mucoid material, lower abdominal pain and cramps that are temporarily relieved by defecation। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्रोन डिजीज कहीं भी हो सकता है, और अल्सरेटिव जो होता है वो एक रीजन कोलॉन रेक्टम का अफेक्ट करता है, उसमें म्यूकोजा सब म्यूकोजा को अफेक्ट करता है। इसमें भी ब्लडी डायरिया हो सकता है, क्रोन में भी ब्लडी डायरिया हो सकता है, लेकिन माइल्ड डायरिया भी हो सकता है। लेकिन क्रोन की इमेज कैसी होगी कि वो कहीं भी हो सकता है।
GERD, GERD is when acid from the stomach flows black refluxes into the esophagus, causing irritation and inflammation of its lining. तो जो स्टमक का एसिड है वो आपके ईसोफेगस में अगर आ रहा है तो GERD सिचुएशन है, causes by weak lower esophageal sphincter that allows stomach acid to move upward. इसकी वजह से हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं, swallow नहीं कर पा रहे होते हैं, सोर टेस्ट इन माउथ आ रहा है, कड़वा सा भी होता है, कुछ लोगों को सोर टेस्ट भी होता है। अच्छा, अगर आपने टिश्यू की प्रोसेसिंग करनी है, टिश्यू की एग्जामिनेशन करनी है तो आप बायोप्सी कर सकते हैं, नीडल बायोप्सी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि हम एक टिश्यू को किस तरीके से जो है वो एग्जामिन करते हैं फॉर एनी XYZ डिजीज। और फिर वर्कअप ऑफ डायबिटीज, ये आपको मैंने ऊपर रेंजेस भी लिख के दी हुई थी, लेकिन आप इसको जो है वो अच्छे से एक दफा और गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके साथ यूरिन DR, ये भी जो है वो आपको एक रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि नॉर्मली एक यूरिन की किस तरीके की फाइंडिंग होती है, पेल येलो होता है। उसकी ग्रेविटी, अगर आपने कभी एक रिपोर्ट देखी हो यूरिन DR की, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यही मेंशन होती है 1.005 और 1.030। pH एक यूरिन का जो है वो 4.5 से 8 के दरमियान होना चाहिए। प्रोटीन्स नहीं होने चाहिए एक नॉर्मल बंदे के अंदर, उसके यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होने चाहिए, ग्लूकोज नहीं होने चाहिए, कीटोन्स भी नहीं होने चाहिए और ब्लड भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें नेगेटिव होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल 0 से 5 हो सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। सो विद दिस हमने एक फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया सिस्टमिक पैथोलॉजी का। आई होप इट वॉज इन वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी। बेसिक बेसिक्स ही आपको जो है वो बातें पता होनी चाहिए इस सेक्शन की, इस वाले सिस्टमिक पैथोलॉजी की, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता ये वाला पार्ट। आपको डायबिटीज़ पता होती है, आपको एनीमिया के सारी टाइप्स पता होती हैं, आपको डायबिटीज पता होती है। और अगर नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए एट दिस लेवल, अगर आप थर्ड ईयर MBBS हैं, सेकंड ईयर BDS हैं। So with this we have completed first section of systemic pathology. Inshallah I'll see you with the last section of systemic pathology, inshallah then we'll start microbiology. Till then, take care and love us.